अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सिचुएशन इस वक्त बड़ी दिलचस्प है। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिटिशन लेकर लाहौर हाई कोर्ट गई थी, उसका अब से कुछ देर पहले फैसला आ गया और अदालत की जानिब से ये हुक्म दे दिया गया है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ पंजाब असम्बली के डिज़ोल्व होने के बाद। अब सिचुएशन इसलिए भी ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि अब थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी उनका भी इजलास हुआ, उनकी भी प्रेस रिलीज सामने आई है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए पंजाब में तकरीबन 3 लाख से ज़ायद जो है वो सिक्योरिटी मांगी गई है और सिक्योरिटी इदारों ने ये मना भी कर दिया है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी दी जाए। तो अदालत की तरफ से तो ये हुक्म आ गया है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। अब लेट्स सी कि क्या जो मौजूदा हुकूमत है या पंजाब में अब ये इस केस को, इस फैसले को चैलेंज करते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प और अहम मामला होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि डिसॉल्व होने के बाद जो इलेक्शंस हैं वो 90 रोज़ के अंदर अंदर हों, 90 रोज़ में हों और अदालत की जानिब से भी अब यही हुक्म आ गया है। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह हैं पिलडाट के, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में तारीख देने का कह दिया है। फैसला आ गया है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन जो मैं इलेक्शन कमीशन की बात देखती हूँ तो वो कहते हैं कि तारीख देना तो उनका काम ही नहीं है। इससे पहले अदालती रिमार्क्स भी हमारे सामने आए थे कि गवर्नर साहब तारीख दे दें, कोई कहता है सदर तारीख देंगे। सर आखिर ये इलेक्शन की तारीख देगा कौन? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ये तारीख, ये इलेक्शन कमीशन की ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि तारीख उसको मिलेगी तो फिर वो डिटेल्ड प्रोग्राम इलेक्शन का जारी करेंगे। तारीख देने का काम अगर तो गवर्नर ने डिसॉल्व की हो असेंबली तो फिर ये तारीख गवर्नर देगा। आर्टिकल 1053 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये असेंबली गवर्नर ने डिसॉल्व न की हो जैसा कि इस वक्त केस है तो फिर ये तारीख सदर ममलकत देंगे। इलेक्शंस एक्ट 2017 की सेक्शन 57 के तहत बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, वो तारीख देंगे और वो इलेक्शन कमीशन के मशवरे से तारीख देंगे। तो जब वो तारीख दे देंगे, जिम्मेदारी यानी सदर ममलकत की है, मशवरा उनको करना है लाजमन इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इनिशिएटिव लेना सदर ममलकत का काम है। जब वो तारीख दे देंगे तो फिर उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ये लिखा हुआ है इसी सेक्शन 57 की ज़ैली शिक 2 में 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिर इलेक्शन कमीशन तफसीली प्रोग्राम जारी कर देगा इलेक्शन का। तो ये बड़ा क्लियर है। मैं हैरान हूँ कि किस तरह से पिंग पोंग खेल रहे हैं, एक तरफ से दूसरे को जिम्मेदार, दूसरे से पहले को जिम्मेदार। अच्छा महबूब साहब, इलेक्शन से मुतालिक सर 3 इदारों ने मदद करने से इनकार कर दिया है। वजारत ख़जाना ने मना कर दिया सर, वजारत दिफा ने मना कर दिया और अदलिया ने। अब फिर क्या रास्ता रह जाता है? अब ये इलेक्शन कमीशन को, चूंकि ये ब्रीफिंग इलेक्शन कमीशन को दी गई है, हमें तो उसके हक़ाइक़ का इल्म नहीं है। मसलन लॉ एनफोर्समेंट के इदारों ने उनको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी ब्रीफिंग दी है कि हमारे यहाँ इंसर्जेंसी की, टेररिज्म की कितने खतरात हैं, ये उन्होंने उनको बताया है जो कॉन्फिडेंशियल है, हमारे सामने नहीं है। दूसरी, वजारत खजाना ने कहा पैसे हम नहीं दे सकते एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इनकी वजह से एक्स्ट्रा कोई 20 बिलियन रुपए का खर्च होगा जी। तो हमारे यहाँ तो आजकल जो हालात है मुल्क के माली मामलात की, वो तो वाजे है। तो ये अगर वो कहते हैं कि पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा देने को नहीं है तो बात समझ में आती है। लेकिन ये सारी बातें उनको बताई गई हैं, इसका फैसला बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने कर रहा है जी। कि जो बातें उनको बताई गई हैं वो किस हद तक उनके ऊपर एतमाद करके, उनको काबिल यकीन समझ के उसके ऊपर ये फैसला करते हैं कि इलेक्शन हो या ना हो, यानी इस टाइम पे इलेक्शन हो या ना हो। इलेक्शन कमीशन जब फैसला कर लेगा जी तो यकीनन उसको चैलेंज भी किया जाएगा, तो वो अदालतों में जाएगा। तो ये बात जाके सुप्रीम कोर्ट पे रुकेगी कि वो क्या फैसला करता है। असूली तौर पे तो आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए जी। वो होने चाहिए। सर अभी रिसेंटली कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया था वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने, उन्होंने नाक़िस सिक्योरिटी सूरत हाल का तस्करा किया। तो सर ऐसी मुश्किल सूरत हाल में क्या पाकिस्तान की आइन में गुंजाइश है जो निगरां सेटअप है उसकी मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है?
मुझे तो इसका मैंने कहीं नहीं देखा कि उनकी मुद्दत में इजाफा हो सकता है। वो गालबन इस नुक्ता नजर से कह रहे होंगे कि अगर फर्ज कीजिए मैं मफरूजा कह रहा हूँ कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं हो पाते, क्योंकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट तो 90 दिन के लिए है ना, तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते। मसलन वो 1 महीना आगे हो जाते हैं, तो क्या उस 1 महीने के लिए कोई नई केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी या इसी को चलने दिया जाएगा? लॉजिकली तो मुझे यही लगता है कि यही केयर टेकर गवर्नमेंट फिर आगे चलेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे होंगे। सही। अब सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और मसले पर भी आपसे बात करना चाह रही हूँ। वज़ीर आज़म साहब की कैबिनेट में माशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर ही इजाफा हो रहा है सर। अब तो ये तादाद मज़ीद 7 लोगों के इजाफे के बाद अब ये 85 तक चली गई है। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो आइन में वज़ीर आज़म साहब के मुआवनीन के हवाले से कोई रोक टोक है या जितना दिल चाहे जितनी मर्जी हो सकते हैं इजाफा? देखिए, काबीना जो होती है ना, वो तो एक वजीर और वज़राए ममलकत पे मुश्तमिल होती है। बाकी लोग जो होते हैं वो काबीना नहीं होते। ये तो वैसे ही हमने बना दी ये बात कि ये सब काबीना हो रही है। काबीना जो है वो वज़रा और वज़राए ममलकत पे मुश्तमिल होती है, और उसके लिए एक लिमिट मुकर्रर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। गालिबन मुझे अगर मेरा हाफजा ठीक कह रहा है तो 11% है या इतने % है टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। यानी इन द केस ऑफ फेडरल कैबिनेट वो हमारी सेनेट और कौमी असेंबली के मुश्तरका जो तादाद है जी, उसके 11% पे मुश्तमिल होती है गालिबन। इसी तरह सूबाई असेंबली में भी सूबाई असेंबली की तादाद के 11% तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन ये जो स्पेशल असिस्टेंट्स है, इसी तरह मुशीर जो है वो भी 5 हो सकते हैं फेडरल लेवल पे। सही। उनकी भी तादाद फिक्स्ड है। लेकिन जो स्पेशल असिस्टेंट है इनकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। हकीकतन उसका कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा जिक्र भी नहीं है, इनडायरेक्ट तौर पे कहीं जिक्र है। तो ये स्पेशल असिस्टेंट जो है इनकी तादाद तो मुकर्रर नहीं है। लेकिन अब ये भी एक बात अपनी जगह सही है कि ये जो तादाद बढ़ाई जा रही है इतनी ज्यादा, वो मुनासिब नहीं लगती इन हालात पे, जबकि हमारे माली हालात इतने खराब हैं। बावजूद इसके कि कहा जा रहा है कि ना वो तनख्वाह लेते हैं, ना मराहत लेते हैं, ना उनको गाड़ी दी जाएगी, ना उनको कोई सहूलत दी जाएगी। अल्लाह करे ये बात सही हो, ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी आपको उनकी तादाद बढ़ाने की क्या जरूरत है? सर ये बात बड़ी दिलचस्प कर रहे हैं। वो प्रोटोकॉल लेंगे, वो अपने अपने इलाकों में जाएंगे। गालिबन इसलिए बनाए गए कि वो जाके अपने हल्कों में इलेक्शन बेहतर तौर पर जीतने की पोजीशन। सर ये बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ और फिर हम इस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कितनी मराहत वैसे मिल रही होती हैं जो मावन होते हैं या जो मुशीर होते हैं, जिनको वज़ीर मुमलिकत तक का दर्जा मिल जाता है, उनको सबको मिल क्या रहा होता है। लेकिन इससे पहले निहाल हाशमी साहब भी आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। आप दोनों को खुशामदीद। निहाल साहब, आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं सर बात का। इलेक्शन के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं सर। मुस्लिम लीग नून तैयार है इलेक्शंस के लिए या फिर आप लोग तैयारी करेंगे इस फैसले को चैलेंज करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको उन्होंने हुक्म दिया है वो इस पे सोच विचार करेंगे कि वो तैयार हैं या वो इसको चैलेंज करेंगे। पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं, हमारी हुकूमत वफाक में है और मैं PMLN पार्टी का कुछ जवाबदा हूँ, मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से जवाबदा नहीं हूँ। तो ये सवाल मेरे से बड़ा रिलेवेंट नहीं है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ और एज ए कानून के तालिब इल्म और पेशे के लिहाज से वकालत आपसे ये सवाल इसलिए कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा सवाल निहाल साहब, एक तो इस वजह से भी सवाल किया आपसे कि तख्ते लाहौर आप लोगों के लिए बड़ा मशहूर था, तो आप लोग इलेक्शंस के लिए तैयार हैं या नहीं? एक तो सवाल ये। दूसरा सर इसके साथ साथ ये कि वजारत खजाना सर आप लोगों के पास ही है ना, मरकज में आपकी हुकूमत है, फंड्स तो आपने जारी करने हैं। नहीं, सूबे के पास इतना फंड होता है। मेरी बात कंप्लीट नहीं करने दी आपने किरण। मैं ये कह रहा था कि मैं एज ए पर्सन मैं समझता हूँ वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए और स्पेकुलेशन जो है, जो टाइम है उसके मुताबिक होना चाहिए, उससे हट के नहीं होना चाहिए।
एज ए सिविलियन मैं समझता हूँ कि सिविलियंस को ज़्यादा आइन की पासदारी करना चाहिए, क्योंकि आइन बनाने वालों में से हमें आमरीत के सफ़ में जाके नहीं खड़ा होना चाहिए। हमें गैर सिविलियन काम नहीं करना चाहिए। हम जज नहीं हैं, हमारे हाथ में बंदूक नहीं है कि हम रद्द कर सकें, तर्क कर सकें। हम चलते हैं रूल ऑफ लॉ से, हम चलते हैं मोराल से। तो मैं सर ये निहाल हाशमी साहब की राय है, ये मुस्लिम लीग नून की राय है कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए? मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की राय है, और PMLN जो है गैर आइनी गैर कानूनी कभी काम नहीं करेगी, जिसकी कीमत आज हमारा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ भुगत रहा है, जिसकी भारी कीमत मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा ने और पूरी पार्टी ने पे की है। तो हम जो लोग कीमत अदा करके आ चुके हैं, वो जानो माल की, कैद व बंद की, वो कैसे ये पसंद करेंगे कि हम गैर आइनी गैर जमहूरी काम करें? ठीक सर, आमिर ज़िया साहब, सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब गवर्नर ने, अभी मैं बात कर रही थी महबूब साहब से, वो कह रहे हैं कि जब गवर्नर ने असेंबली को डिसॉल्व ही नहीं किया तो फिर गवर्नर तारीख नहीं देंगे, सदर साहब तारीख देंगे। तो सदर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने, लेकिन सदर साहब इस वक्त सारी एपिसोड में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन रोल है एक, सदर साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, नज़र नहीं आ रहे। तारीख तो बहरहाल उन्होंने ही देनी है ना। सदर साहब जो है वो माने नहीं है इंतखाबात करवाने में। मुझे भी ये निहाल हाशमी साहब की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी, और ये इस बात की खमाजी करती है कि नून लीग में दो फिक्री धारे हैं। एक तो सिर्फ ये निहाल हाशमी साहब नहीं, और भी कई आप देखेंगे जो उनके जय्यद किस्म के रहनुमा हैं, चाहे वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हों और दीगर हों। वो समझते हैं कि इंतखाबात जो है वो इस वक्त जो है वक्त पे होने चाहिए किसी भी सूरत में, और जो भी कोई जमहूरी रवैयों के लोग होते हैं उनका यही स्टांस होता है। लेकिन नून लीग में बाज़ लोग ऐसे हैं, बाज़ अफराद ऐसे हैं जो समझते हैं कि इंतखाबात जो है इस वक्त उनको सूट नहीं करेंगे, इसीलिए वो मुख्तलिफ किस्म की तादीलें दे रहे हैं। वो आपके सामने आ रही हैं, हम उसको मुझे कोट करने की जरूरत नहीं किन साहब ने, किस वजीर ने क्या कहा। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि जो भी हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे यहाँ जो मतलब है कि जो माहिरीन, आईनी माहिरीन है, वो समझते हैं कि जी कोई चीज़ माने नहीं है, 90 रोज में इंतखाबात हो सकते हैं। हमने देखा है कि जब दहशतगर्दी अपने रूज पे थी, 2007 की 8 की मैं बात करूँ, बेनज़ीर साहिबा का हादसा हुआ था, आप याद करें, उनको कत्ल किया गया था। उसके बाद 2013 में बहुत ज्यादा इंतखाबात हो रहे थे, दहशतगर्दी हो रही थी, बाकायदा ANP को, पीपल्स पार्टी को निशाने पे रखा गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है इंतखाबात हुए, 2008 में भी हुए, कुछ महीने जरा से आगे हुए, 2007 की जगह 8 में हुए, और उसी तरह आप देखते हैं कि उसमें 2013 में भी हुए। फिर दूसरी बात है कि जो फंड मोबिलाइजेशन होती है, क्योंकि हमें पता है कि डार साहब के मातहत जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो वही कहेगी जो उनको कहा जा रहा है कि जो उनकी बात जो कायदीन है वो समझते हैं कि इंतखाबात के लिए हमें फंड्स नहीं देने। लेकिन बहुत जरूरी है पाकिस्तान में इंतखाबात यूं कराना कि अगर आपको IMF की शराइत पे अमल करना है, आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म करना है, आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म करना है, तो वो हुकूमत कर सकेगी जिसके पास 5 बरस का मैंडेट होगा। फिर वो मजबूती से करेगी। फिर कोई भी पार्टी जीते, PDM की कोई जमात जीते, नून लीग जीत जाए, PTI जीत जाए, अवामी नेशनल पार्टी जीत जाए, जो भी पार्टी जीते वो मुंतखब होके मतलब मुल्क को आगे लेके जाए। लेकिन अभी जो पहिया फंसा हुआ है उसके बहुत ही हौलनाक असरात आ रहे हैं। तो अब देखें मुल्क में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारी मईशत की हालत बड़ी है, बिल्कुल घुटनियों पर आ गई है। तो इस सूरत में अगर मजीद आप समझे कि इसके अगर इंतखाबात नहीं कराए जाते और आप उसमें फिर सूचियों में दाल बढ़ने लगती है, एहतजाज होता है, लोगों में वो होता है, तो फिर वो अच्छा नहीं है रियासत पाकिस्तान के लिए। लेकिन सर अभी जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है आमिर साहब, अब सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन का अपना स्टांस क्या होगा इस पर। अहमद साहब आपसे मैं सर लास्ट एक सवाल करना चाह रही थी, वो जो हमने बात छोड़ी थी, हुकूमत की जानिब से तो कहा जा रहा है कि मरात नहीं ले रहे ये तमाम लोग जो मुआवनीन के तौर पर आ रहे हैं, लेकिन सर आप ज़रा बताएंगे मेरे नाज़रीन को, मुशीर और मुआवनीन जो होते हैं वज़ीर आज़म साहब के, उनकी मरात होती क्या है, उनकी तनख्वाह होती क्या है? इनकी ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती। इनकी तनख्वाह जो है वो जो हमारा एक MNA की तनख्वाह होती है ना, उससे को 20,000 रुपये ज्यादा होती है, यानी कोई 1.5 लाख 2 लाख के करीब तनख्वाह होती है। तनख्वाह ज्यादा नहीं होती, लेकिन इनके जो ज़ाहिर है ट्रैवल के अखराजात है, इनका DA है, इस किस्म के जो चीजें होती हैं उनके ऊपर अखराजात होते हैं, इनके दौरे होते हैं, इनका प्रोटोकॉल होता है, इनकी सिक्योरिटी होती है, इनको एक रिहाइश मुहैया की जाती है, इनको गाड़ी दी जाती है, इनको ड्राइवर दिया जाता है, इनको PA दिया जाता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ नहीं दे रहे हैं। सबको मिला लिया जाए तो मेरे ख्याल में एक वजीर का
कौमी सतह पे तमाम सहूलतें भी मिला लें तो मेरे ख्याल 7-8 लाख बन जाता होगा कम अज कम। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। मुझे सेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हैं प्रोग्राम में साथ। सही, अच्छा निहाल साहब क्या समझते हैं सर, सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? वैसे पंजाब में इलेक्शंस अब क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया है, आपको आपकी राय में इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में हर आदमी अपने अपने मर्जी का सुर ताल बजा रहा है, हर किसी को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। अब बहुत स्मूथ अभी आमिर ज़िया ने जो बात की कि 5 साल जिसको मिले और उसको स्मूथ हुकूमत करना चाहिए और बैरून दुनिया भी देख के उसके साथ मुआहदे करेंगे। तो 2013 का जब इलेक्शन हुआ था तो फिर स्मूथ इलेक्शन नहीं चलने दिया गया गवर्नमेंट को। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने जो लोग धरने और कंटेनर लेके आए, जो लोग डॉन लीग और नहीं मालूम क्या लीग और पनामा लीग, पहले उनका, फिर पता चला 2023 में इलेक्शन हुआ, फिर कोई धरना आ गया, फिर कोई पनामा लीग आ गया, फिर कोई जेल चला गया। तो ये इंश्योर किया जाए कि जो मुजरिम थे उन्हें करार वाक़ई सजा दी जाए और जिसके साथ ज्यादती हुई थी उसके साथ उसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के अलावा कोई भी जात ऐसा नहीं है कि जो बशर ना हो। तो बात सारी ये है कि हम में हर कोई, अब आप चाहते हैं कि नेचुरल अगर आपका कोई खात्मा बिल खैर हो तो अलग बात है, मगर दुनिया में भी एक निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। कोई जो भी आज भी जो बैठे हैं और कल भी जो बैठे थे वो सब समझते थे कि हम अपनी जगह पे फिरौन में जाना। अच्छा हाशमी साहब, आप पिछली दफा मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे ना सर, जब अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, वही कौमें किरण आगे बढ़ती हैं जो हकदार को हक दें, इंसाफ दें और मुजरिमों को कटहरे में लाएं। जब तक ये नहीं करेंगे 2023 का इलेक्शन भी किसी काम का नहीं है, फिर पाकिस्तान बहरान में आता रहेगा। तो हम मुनाफकत छोड़ के पाकिस्तान के लिए सोचे, अपनी जात, अपने इदारे, अपने घर के लिए ना सोचे, तो पाकिस्तान आगे कंप्लीट हो गया। हाशमी साहब आगे बिल्कुल आपकी बात समझ आ गई। मैं ये कह रही हूँ कि पिछली दफा जब आप प्रोग्राम में आए थे तो जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के हवाले से जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने कहा था कि मियाज आपकी रजामंदी नहीं थी, मरियम साहिबा भी से गलती और गुनाह करार देती रही हैं। लेकिन आज कैप्टन सफदर साहब ने कोई बात की है, वो जरा बात सुने फिर मैं आपका रिएक्शन लेती हूँ इस पर। सुनवाइए निहाल हाशमी साहब, ये सफदर साहब क्या कह रहे हैं? वो मियां साहब की इन्वॉल्वमेंट की भी बात कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उनको गुमराह किया गया है। बात सर ये कि एक तो वो इनका ज़ाती बयान है और मैं किसी के ज़ाती एक्सपीरियंस को चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि मियां साहब को भी गलत इसमें रखा। मैं उस ज़माने में वाशिंगटन में था तो मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका ने जब इंटरव्यू किया तो मैं भी आए बाई शाई कर रहा था और मुझे बहुत शर्मिंदगी, मुझे लग रहा था गड़ जाऊं, दब जाऊं यहाँ पे। वो शख्स जो कि नवाज शरीफ को जेल भेजने का और हमारी मईशत का और हमारी जमहूरियत का के लिए सब खून मारता रहा है, कोई कारकुन नहीं है मुस्लिम लीग नून के। 3 बार के वजीर आजम ऐसे ही गुमराह भी हो जाते हैं सर। आप मुझे कंप्लीट तो करने देना। जो शख्स ने शब खून मारा जमहूरियत पे, आइन पे, जो एक जाली डॉक्ट्राइन तो नहीं था, ये कोई अजीब और ड्राकोला ही था। इस मुल्क के लिए ड्राकोला साबित हुआ वो डॉक्ट्राइन, जिसमें इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के फेंक दिया गया और नहीं मालूम कौन से मिट्टी के बने होते हैं लोग जो एक्सटेंशन मांगने आ जाते हैं। मैं कायदे आज़म के उसूलों का पाबंद हूँ, मैं समझता हूँ आइन के मुताबिक चलना चाहिए। जो इतना बुरा था उनको एक्सटेंशन दी किसने? हाशमी साहब, आपकी पार्लियामेंट में दी, नवाज शरीफ ने नहीं दी यार, पार्लियामेंट ने दी है। नवाज शरीफ तो यहाँ थे ही नहीं। आप पूछे जाके हर एमएनए से, पूछे जाके एमएनए से, पूछे हमसे ना पूछे, हर एक से पूछे, एक से पूछे। दामाद बता रहे हैं कि उन्होंने रजामंदी का इजहार किया, उनको गुमराह किया गया सर। नहीं, उन्होंने नहीं किया। He was not part and parcel of the parliament. He was not part and parcel of parliament. मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं थे। He was not part and parcel of the parliament. It was, देखिए जी, कोई भी कुछ कह दे, जो वोट डालने गए तो उनको क्या सूझी थी, क्यों डाला उन्होंने? पार्लियामेंट में तो किसी ने गन पॉइंट पे नहीं रखा हुआ था, क्यों डाला? कोई जमीर थी नहीं थी, बस बात यही खत्म हो जाती है। अच्छा आमिर साहब, ये घर से इस तरह की बातें सर किस वक्त निकल रही होती हैं? ये कैप्टन सफदर साहब तो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त कोई बयानिया नहीं है, जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया था वो दफन हो गया है। सफदर साहब मेरे ख्याल में बड़ा सच बोल रहे हैं और वाकई कोई बयानिया नहीं है। आपने देखे मरियम साहिबा की तकारीर सुने जब से वो वापस आई हैं। एक तो ठीक है, इमरान खान को निशाना बना रही हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो कह रही है कि जी जो हमारे 9 साल थे वो बेहतरीन थे, अपनी विक्टिमाइजेशन का जो कार्ड है उसको खेलने की कोशिश करी, लेकिन मुल्क के लिए क्या विजन है, अवाम के लिए क्या विजन है?
क्या ख्वाब लेकर आए। तो वो वाकई उनके पास फिर जो एक बात होती थी कि भाई ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात है, जो कोशिश की नून लीग ने बड़ी कि जनाब हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को पोर्ट्रे करें, जिसकी भी नुमाइंदगी जो है हमारे दोस्त निहाल हाशमी साहब कर रहे हैं। तो वाकई ये भी था, लेकिन साथ साथ ये भी है कि मतलब है एक तरफ वो कहते हैं ना कि काबा खींचते एक तरफ कुफ्र रोक रहा होता है, या इसका वाइस वर्सा। तो इन दोनों चीजों में दो मोहब्बतों में बटी हुई जमात है। मुझे अगर आप इजाजत दें, निहाल हाशमी साहब ने जो बात की, मैंने इनकी पहली बात से तो बरमला वो इत्तेफाक किया था, अब मैं जरा से इख्तिलाफ करने की गुंजाइश करूंगा। देखिए 2013 के बाद जब इंतखाबात हुए, उसमें आप देखें कि नून लीग को पूरे 5 बरस तो कहते हैं ना अपनी टर्म कंप्लीट करने के मिले। ये नहीं हुआ कि उनकी हुकूमत को उठाकर फेंक दिया गया। ये हाँ, एक आदमी के ऊपर करप्शन के इल्जाम थे, अदालत ने उसको सजा दी और वो हट गया, उसकी जगह उनका दूसरा लीडर ऑफ द हाउस आ गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि नून लीग का जो था वो 5 बरस मुकम्मल नहीं हुआ। उससे पहले पीपल्स पार्टी के भी 5 बरस मुकम्मल हुए, वजीर आजम बदल गए लेकिन पीपल्स पार्टी ने किया। क्यू लीग के साथ भी ये हुआ। हाँ, हम समझ रहे थे कि बड़ी अच्छी बात है, हर जो आएगी पार्लियामेंट में हुक्मरान जमात जो है अपने 5 बरस पूरे करेगी, लेकिन पीटीआई के साथ ये चीज नहीं हुई। तो खैर वो एक अलग वो है, लेकिन ये कहना कि जी अब मतलब है कि मैं समझता हूँ आखिरी जुमला कि बाजवा साहब ने खानदान शरीफिया पे बड़ा एहसान किया। देखिए जेल से निकालकर सर फिर ऐसी भी इत्तलात मिल रही हैं ज़िया साहब, ऐसी भी इत्तलात आई हैं कि शायद मरियम बीबी ने इस सारे मामले का नोटिस भी ले लिया और उनको कहा है कि पार्टी पॉलिसी पर अमल करें वरना उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेती हूँ निहाल साहब, एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। निहाल हाशमी साहब, सर ये जावेद चौधरी साहब का कॉलम जरूर आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसमें जनरल बाजवा साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नैब को डिक्टेट करती थी। वो इससे आपको नहीं लगता कि खान साहब के दावों को तक़वियत मिलती है? देखिए इसके लिए एक चीज़ होनी चाहिए, ये जावेद साहब हों या XYZ कोई सी भी साहब हों, एक कमीशन बनना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसका मुतालबा किया था, फैक्ट फाइंडिंग ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, एक कमीशन बनना चाहिए। हो सकता है हम किसी पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, मगर अगर एक कमीशन बने और वो इसका तयन करे कि कौन क्या बता रहा है। सुन लेना, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए बहुत ही इसमें आसानियाँ पैदा होंगी, इसमें बेहतरी आएगी, फैक्ट फाइंडिंग ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। मेरे भाई आमिर थे अभी जो बात कर रहे थे कि एक शख्स को करप्शन के ऊपर सजा हुई और वो नहीं, मियां नवाज शरीफ को करप्शन पर सजा नहीं हुई थी। रिकॉर्ड दुरुस्तगी के लिए मैं बताता चलूँ, उनको हुआ था कि बेटे से इन्होंने तनख्वाह नहीं ली है और 1 पाई, सब ने कहा 1 पाई का भी करप्शन नवाज शरीफ पे साबित नहीं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बरतानिया की अदालतें कह रही हैं, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी कह रही है। हाशमी साहब मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, मैंने एक और सवाल भी आपसे करना है, बाजवा साहब पे कमेंट कर दीजिए सर। जी आमिर साहब सर मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। आमिर साहब ये जो खान साहब बात कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से, ये दरपर्दा इंकशाफात जो हो रहे हैं, तो इससे खान साहब को फायदा होगा या नुकसान होगा? और क्या खुद जनरल बाजवा साहब के कंडक्ट पर सवालात खड़े नहीं हो जाते? किरण, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है कि जो लोग इमरान खान के हिमायती उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, जो उनकी मुखालफत करते हैं उसी तरह मुखालफत करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ सियासी तकसीम जो है ना, वो इंसाफ के ऊपर नहीं है कि जी किरण साहिबा ने ये काम किया तुम इनके साथ हैं और फला काम किया तो गलत है तुम खिलाफ है। यहाँ पर ये है कि जी पसंद नापसंद है, मोहब्बतों का सवाल है, तो सब मोहब्बतें चल रही हैं। तो जो लोग बाजवा साहब को मतलब होंगे उनके भी कोई चाहने वाले, तो वो समझते हैं कि जी बिल्कुल ठीक किया। लेकिन बाजवा साहब की बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त उन्होंने जाते जाते, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि नून लीग पर और शरीफ खानदान पे बड़ा एहसान किया। एक तो ये कि जी नवाज शरीफ साहब को नहीं यार प्लीज ऐसी बात ना करें, पूरी बात करने थे, आप बात कीजिएगा, उनको बैरून मुल्क भेजा। फिर आप देखें कि जिस तरह इमरान खान के गिराने में खुद मिफ्ता इस्माइल का भी मैंने इंटरव्यू किया 2-4 दिन पहले, तो उसमें उन्होंने खुद फरमाया कि जनाब इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया गया था, MNA ने उनके खिलाफ वोट दिए थे कि जनाब महंगाई हो गई थी, आपको पता है क्यों गिराया गया था। और वो चीज फिर आपको बाजवा साहब के जो इंकशाफात मुबैना हो रहे हैं, अच्छा आमिर साहब सवाल भी साथ साथ लीजिए सर, सवाल भी साथ साथ लीजिए। ये खान साहब और बाजवा साहब के दरमियान इख्तलाफात की एक और भी अभी नई वजह सामने आई है। वो जो कैबिनेट में इमरान खान साहब ने कोई वर्ड कह दिया था, फिर वहाँ पे सऊदी वली अहद ने उसको ट्रांसलेट किया और वो पता चला। तो सर अगर ये मामला चलता रहता तो ये खारजा पॉलिसी के लिए कितना बड़ा थ्रेट साबित हो सकता था? देखिए दो बातें, पहली बात हुई कि जो कैबिनेट में बात हुई है वो किस मिनिस्टर ने जाकर बता दी सऊदी एम्बेसडर को, ये बड़ा एक सवालिया निशान, इसकी तहकीक होनी चाहिए वो कौन आदमी था। क्योंकि आप जब अपनी महफिलों में बैठे होते हैं, वो सऊदी भी कहते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, जुमलेबाजी करते हैं एक दूसरे पे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब आप जब अपने कमरे में बैठे अपने साथियों के साथ बैठे कुछ भी कह सकते हैं, ये थोड़ी कि आपको तारीफ ही करनी है, आप इतराज कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं समझता इतना बड़ा ये मसला है। मैं असल बात ये हुई कि इमरान खान की तौक़ात पर आखिरी दिनों में
बाजवा साहब पूरे नहीं उतरे और बाजवा साहब की तौक़ात पे इमरान खान पूरे नहीं उतरे। ये एक मेरे ख्याल में लुब्बे लुबाब है। और बाजवा साहब ने जो कुछ किया था अपनी पूरी फौजी जिंदगी में, और जो जाते जाते उसको उन्होंने रद्द कर दिया। जैसे कि निहाल साहब शिकवा कर रहे हैं ना कि जी उनका गिराने में किरदार था, देखिए उन्होंने जाते जाते बहाल कर दिया शरीफ खानदान को सियासी तौर पे। एक बात मैंने आप लोगों से और डिस्कस करनी है, आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट सर। उससे पहले शेख रशीद साहब के हवाले से बात करनी है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कल वो पैट्रियट पार्टी की बात की है कि ये लोग चाहते हैं कि मैं उस पार्टी का हिस्सा बन जाऊं, लेकिन मैं इमरान खान साहब के साथ हूं। तो शेख रशीद साहब इससे पहले भी बहुत सारे दावे करते रहते हैं, वो पेशगोइयां बड़ी करते हैं, जरा उनकी बात सुनिए फिर आप लोगों को। और अभी रिसेंटली शेख साहब के लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक के जो दिन है वो बड़े अहम है पाकिस्तानी सियासत के। एनीवे सर हाशमी साहब, लास्ट कमेंट शेख रशीद साहब के लिए आप कोई पेशगोई करना चाहेंगे उनके लिए? आपने काफ़ी इंटरटेन करवाया उनके बयानात सुना करके, और उनके बयानात से काफ़ी बंदा रिलैक्स हो जाता है कि अंजाम ऐसे ही होता है। आखिर में अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हमने ऐसे लोगों को वोट देना है। पाकिस्तान नामालूम किन के हत्थे चढ़ गया, और कौन लोग पाकिस्तान के बेटे बनने का और उसकी रिप्रेजेंटेशन की हर एक कोई पाकिस्तान प्रायोरिटी में नहीं रहा। आज दिन मैं जब देखता हूँ बाहर के चैनल्स को तो पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं। तो मैं आपसे भी किरण कहूँगा कि इसको एक सीरियस मुल्क रहने दें। इस टाइप के जो कॉमेडियन लतीफ़े होते हैं उनको ना लाया करें प्रोग्राम में। हमें देखते हैं, हम 23 करोड़ के लोग हैं, हमें इंडिया भी देखते हैं, इंडिया हमारा मजाक उड़ाता है, फिर उस वक्त दिल टूटता है, बहुत ज़्यादा रंजीदा होता हूँ मैं। और जो लोग भी पाकिस्तान के बने, पाकिस्तान चलना आइन और कानून कहता है, तो इक़्तिदार की तरह नोबडी इज इनडिस्पेंसेबल। हर किसी ने जाना है, जो आज भी बैठे उन्हें ज़हन नशीन रखना चाहिए। आमिर साहब, फिर पैट्रियट पार्टी बनता हुआ देख रहे हैं, शेख रशीद साहब को सरबराही करते हुए देख रहे हैं? मेरे ख्याल में देखिए दबाव होगा, कोशिशें हो सकती है, हमारी जो सियासत रही है उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात है कि देखिए दूसरों के हवाले से पेशगोई करना, वो पूरी ना होना एक अलग बात है। अब जो मुझे याद है, मैंने 1-2 मरतबा इनके इंटरव्यूज किए थे पहले शेख साहब के, वो कहते हैं मैं उम्र के उस हिस्से में आ गया हूँ कि मुझे जो भी करना है, उनके मतलब आखिरी 10 ओवर हैं, 20 ओवर हैं, मतलब माशाल्लाह वो कहते हैं उसको मैं ईमानदारी से गुजारना चाहता हूँ। तो अगर मैं फिर यकीन करने को तैयार हूँ कि अपने बारे में अगर कोई आदमी कह रहा हो कि जी मैं गद्दारी नहीं करूंगा बकौल उनके, और मैं जम के खड़ा हूँगा, तो फिर वो जम के खड़े होंगे। उनकी सियासत में तसलसल तो आपने देखा है, हमेशा से एक तसलसल रहा है। जब वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, बिल्कुल साथ थे, फिर जब नवाज शरीफ सऊदी अरब चले गए, उस बात पर नाराज हुए, दिल टूटा उनका, तो उनके खिलाफ चले गए। उसके बाद जम के मुखालफत की उन्होंने, और वो मुखालफत जारी है। ये कि जी हुकूमत किस दिन गिरेगी वो पेशगोई थी, जिसमें वो जाहिर है कि उनके वो होंगे कुछ कैलकुलेशन होंगी जो गलत साबित हुई हैं। ऐसी बातें कारकुनों को उम्मीद के लिए भी की जाती है, लोगों को कहते हैं ना उम्मीद दिलाने के लिए भी, उसमें भी गलती हो सकती है, लेकिन अपने बारे में सच बोलना चाहिए उनको। ठीक जी, हाशमी साहब शॉर्टली कह दें सर, मुझे क्लोज करना है, ब्रेक लेना है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आमिर जिया साहब से कि प्लीज़ जमहूर को आमरीत से ना मिलाएं। और देखिए आप भूल गए, इतना साथ दिया कि बेटी को बाप के सामने जेल से गिरफ्तार कर लिया, इतना साथ दिया कि बीवी के को जाके मिलने का हक नहीं दिया, इतना साथ दिया कि माँ के मैंने जो जुल्म हुआ है नवाज शरीफ और उसकी फैमिली पे, और आप कह रहे हैं कि बड़ा एहसान किया, बड़ा साथ दिया, ये क्या हलफ में था, ये इनकी जिम्मेदारियों में था? बिल्कुल नहीं था जनाब। मेरे कोई वो अजीज़ व क़रीब नहीं, मगर जो दुनिया देख रही, तारीख बन रहा है, तारीख बन रहा है, और तारीख को कभी आप झुटला नहीं सकते। सही, बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। 10 दिन की मेहनत हुई, स्टाफ मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद डू मोर का मुतालबा हुआ और वापस चले गए। IMF के साथ मुज़ाकरात की क्या सिचुएशन रही, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। 10 रोज़ तक ये मुज़ाकरात चले और फिर ऐसा सुना कि डेडलॉक हुई, और डेडलॉक के बाद बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे हुए ये टीम वापस चली गई है। खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ खाकान साहब। ये कौन सी किन चीज़ों पर डेडलॉक हुई है? 25 साल का तजुर्बा रखते हैं इसहाक डार साहब, वो भी नहीं मनवा सके, वो भी IMF को राज़ी नहीं कर सके। इनफैक्ट इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म साहब को खुद भी मीटिंग करनी पड़ी, लेकिन फिर भी मामला नतीजे पर नहीं पहुंचा। समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने पिछले 12 माह में IMF के साथ यही किया है कि हमने हर दफ़ा जो उनके साथ रिफॉर्म पैकेज तय किया उस पर हम पूरी तरह कारबंद ना हो सके। इसके अलावा हम हर दफ़ा इसको डिले करते रहे। 2 मिशंस ऐसे हुए जिसमें पाकिस्तान वो आए और हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना हो सका। अब भी आपने देखा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो सका। ये जो ट्रस्ट गैप है ये ओवर द लास्ट 12 मंथ्स बिल्ड हुआ है। जब कोविड के बाद हमने रिन्यू करना शुरू किया ये प्रोग्राम, ना सिर्फ इसकी वजह हमारा डिले था बल्कि रिफॉर्म्स पे ना एक्ट करना, प्लस ये भी है कि अब जो
हमें मेजर्स लेने हैं वो बहुत बड़े हैं, बिकॉज जो इस वक्त करेक्शंस हैं वो बहुत बड़ी हैं क्योंकि गैप्स बहुत बड़े आ गए हैं। सो वो चाहते हैं कि हम हाईएस्ट लेवल पर, और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुकूमत के सरबराह होते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने उनसे मुलाकात कर ली है। दैट्स फेयर एज लॉन्ग एज वी डू द नीड। सर 170 अरब के नए टैक्सेस लगने हैं, फिर मिनी बजट आना है, इससे आवाम पर कितना असर पड़ेगा और इन्फ्लेशन में कितना इजाफा होगा, कुछ तफसीलात बता सकेंगे आपके? कौन सी अशिया महंगी हो जाएंगी मजीद? देखिए ये बहुत ही कलीदी सवाल है। अब जब भी सिर्फ टैक्सेस की बात नहीं है, 170 अरब के टैक्सेस, आपको कम से कम 5 रुपए प्लस की इलेक्ट्रिसिटी की चेंज और एक खातिर खा गैस की चेंज भी दिखाई देगी। जब आप ये तीनों को फैक्टर इन करेंगे तो मेरा ख्याल है जो एम्पिरिकल स्टडीज कह रही हैं कि जो हमारी महंगाई की शरह है वो 35% को क्रॉस कर जाएगी। और इसको देखते हुए पाकिस्तान को कुछ मेजर्स लेने चाहिए जो कि इसमें मदद कर सकें उन लोगों की जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। एक मेजर हमारे सामने ये है जो अभी आ गया है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको आप बिस्प कहिए, एहसास कहिए, वो 360 अरब से बढ़ के 400 अरब हो जाएगा। हमें इंश्योर करना है इसके साथ साथ कि जो सप्लाईज हैं हमारी, जिसमें वीट है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें दालें हैं, जिसमें एडिबल ऑयल है, इनकी जो स्मूथ मूवमेंट है वो रहे, और इंटरनेशनली जो बाइंग की जरूरत है वो हम करते रहें ताकि कहीं पर भी कोई सप्लाई शॉर्टफॉल ना आए। तीसरी चीज जो मैं कहता रहा हूँ वो ये है कि आपको किसी तरह अपनी मिनिमम वेज को 25,000 पे नहीं रखना चाहिए किसी तौर से भी। इस वक्त मिनिमम वेज को कम से कम 30,000 प्लस पे ले जाना चाहिए। ये हमारा काम है, इसका कोई ताल्लुक IMF से भी नहीं है। और इसके अलावा भी मैं ये कहता हूं कि आपको कोई फ्यूल कार्ड का इजरा करना चाहिए उन लोगों के लिए जो रिक्शा चलाते हैं स्पेशली, और दूसरा जो मोटर बाइक्स चलाते हैं। डेटा माइनिंग कीजिए और इस तरफ बढ़िए, क्योंकि महंगाई की में एक खातिर खा इजाफा आएगा। पर याद रखिए, मैंने बहुत बार कहा है, अगर IMF नहीं करेंगे तो श्रीलंका और घाना की जो महंगाई है वो 60, 70, 80% है। सो लेट्स ट्राई एंड डू द IMF प्रोग्राम, और इस पे कोशिश करें कि सप्लाईज को देखते हुए महंगाई का बोझ उन लोगों पे कम से कम पड़े जो इसको सह नहीं सकते। खान साहब, कुछ ऐसी बातें भी चल रही थी कि अब IMF तहरीक इंसाफ को लूप में रखना चाहती है, तो सर इस मुआहदे पर खान साहब की रजामंदी की भी बात की जा रही थी, तो इस हवाले से जरा बताइएगा कि क्या इस बात पे कोई सदाकत है या IMF का इससे कोई लेना देना नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता, वो हुकूमत के साथ ही डील करती है? देखिए, IMF हमेशा इनकम्बेंट गवर्नमेंट से डील करता है। मैंने 12 रिव्यूज जो लास्ट प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और ये जो करंट प्रोग्राम है इसके भी रिव्यूज पाकिस्तान के लिए करवाए हैं। ऐसा नहीं होता, वो जरूर सबसे मिलते हैं, ऑपोजिशन से भी मिलते हैं, पढ़े लिखे हम जैसे लोगों से भी मिलते हैं, एकेडमिक से भी मिलते हैं, बट इन द एंड इनकम्बेंट गवर्नमेंट का सिग्नेचर वजीर खजाना का और गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक का ये सील करता है लेटर ऑफ इंटेंट। ये हमारा इंटेंट है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। हुकूमत को अब आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक जाते हुए ये भी कह जाऊं कि आज हुकूमत ने 100 दिन के डिले से, ये मैं क्यों कहता हूं, 3 नवंबर को हमने ये 9th रिव्यू शुरू करना था। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम 10th फरवरी को खड़े हैं, एग्जैक्टली 100 डेज लेट। पर आज हुकूमत ने ना सिर्फ MEFP हासिल कर लिया बल्कि दूसरा एक कदम उठाया है। आज ECC ने बहुत सी तब्दीली बिजली की मद में कर दी है, जिसमें क्वार्टरली टैरिफ का इजरा, जिसमें 51 अरब की विड्रॉल हो गई है, जो कि एक सब्सिडी अनटारगेटेड दी जा रही थी IMF के ख्याल में इंडस्ट्री को। इसी तरह एग्रीकल्चर वापस किया है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, डार साहब कह रहे हैं कि IMF के साथ ये हमारा इत्तेफाक हो गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा सकेगा, नहीं किया जाएगा इनफैक्ट। तो आप समझते हैं कि IMF इस पर राजी हुआ होगा? और अगर सर ऐसा हुआ है वाकयातन, तो आप नहीं समझते कि ये तो फिर हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी? पेट्रोलियम पे सेल्स टैक्स ना लगाना आई थिंक इज द राइट वे टू गो। एक PDL 50 रुपए का है, डीजल पे 40 रुपए है, वो भी 50 हो जाएगा मार्च 1 और अप्रैल 1 को। ये बिल्कुल मतलब दिस इज व्हाट हैज बीन डिसाइडेड एंड इट इज फेयर, क्योंकि ये सारे पैसे आ जाते हैं फेडरेशन के पास, इसको हम डिवाइड नहीं करते। और GST ना लगाने का फैसला एक अच्छा फैसला है, पर ऐसा जरूर है कि 1% GST कुछ प्रोडक्ट्स पे बढ़ेगा। उसकी अभी लिस्ट MEFP में हमारे सामने आ जाएगी। 17 से वहाँ शायद 18% कुछ GST बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से